हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एचएसएससी ग्रुप नंबर 57 एग्जाम का मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। और ग्रुप नंबर 56 में भी एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, उसको भी लास्ट में सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं। ई एफ से कहीं आगे है। देखिए एक पंक्ति है और कितने मेंबर हैं ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। बोला गया कि ई एफ से कहीं आगे है। आगे कौन है? ई है आगे, एफ से कहीं आगे है। सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। सी और जी के बीच में, तो जी और सी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसने कुछ डिफाइन नहीं किया कि सी आगे है या सी पीछे है, तो दोनों केस यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद डी ए के ठीक पीछे है। डी जो है वो ए के ठीक पीछे, यानी कि ए आगे है। उसके बाद एफ बी और डी दोनों के पीछे है। जो एफ है वो बी और डी दोनों के पीछे है। बी और डी के बारे में इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि इन दोनों में से कौन आगे है कौन पीछे है। उसके बाद यदि डी और सी क्रमशः पंक्ति में चौथे और पांचवें स्थान पर है। देखिए ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो चौथे स्थान पर कौन है? डी है और पांचवें स्थान पर है सी। तो निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए? ठीक है, अब इसने एक बात बोली थी कि जो डी है वो ए से ठीक पीछे है, यानी कि ए डी से ठीक आगे होगा। यहाँ पर ये ए होगा। उसके बाद क्या बोला गया था कि सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति है। तो सी और जी के, तो जी को यहाँ पर तो रख नहीं सकते, अब जी यहाँ पर आएगा और इनके बीच में ठीक एक व्यक्ति आ जाएगा। फिर बोला था इसने कि जो एफ है वो बी और डी के पीछे है। तो डी यहाँ पर है तो इससे पीछे एफ आएगा, इसके पीछे तो एक ही जगह खाली रहेगी, यानी कि यहाँ पर ये कौन आएगा? एफ आएगा। अब कितने रह गए? 2 रह गए। कौन कौन रह गए? एक तो बी और एक ई। अब उनके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। बी यहाँ पर भी आ सकता है और बी यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसे ही ई कहीं पर भी आ सकता है, पहले स्थान पर भी दूसरे स्थान पर भी। कुछ इसने इस बारे में नहीं बोला है। पूछा क्या गया था वो देखिए। पहला कथन है ए प्रथम है, तो ए प्रथम तो नहीं, ए तो तीसरे स्थान पर, यानी कि ये तो होगा गलत। बी प्रथम है, बी प्रथम है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। बी दूसरे स्थान पर भी हो सकता है, तो इसमें हम कंफर्म नहीं है। एफ छठे स्थान पर है, एफ छठे स्थान पर, बिल्कुल भाई एफ छठे स्थान पर है, इसमें हम कंफर्म नहीं, हमने निकाल लिया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी देखो एफ 7वें स्थान पर नहीं, 7वें पर तो जी है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n माइनस 1 बराबर है 48 के, तो n की पावर n किसके बराबर होगा? 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n माइनस 1, तो 4 की पावर n माइनस, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट भाई, ये n माइनस 1 है पावर में, n माइनस 1, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर n मल्टीप्लाई में 4 की पावर माइनस 1। जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब इन दोनों में से कॉमन है 4 की पावर n, 4 की पावर n हमने ऐसे कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 4 की पावर माइनस 1। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइड में 4 की पावर 1, यानी कि जो पावर नीचे जाएगी तो वो प्लस की हो जाती है, तो 1 डिवाइड में 4 हो जाएगा। ये 4 की पावर n ये हो जाएगा 3/4, और ये किसके बराबर दे रखा था हमें? 48 के बराबर। 3 से कैंसिल इसको कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छके 18, तो 4 की पावर n हो जाएगी 16 गुना 4, यानी कि 64। 4 की पावर n बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो n किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से 3 के बराबर। पूछा क्या गया था? n की पावर n, यानी कि 3 की पावर 3, कितना? 27, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। डायरेक्शन का पता होगा, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चलाए हैं और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला भी है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है।
40 तो यहाँ तक और ये 10 और चला गया, 40 यहाँ तक है ये और 10 यहाँ तक, तो ये 50 चल गया। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है, तो पहले वो यहाँ से चला था, अब कितनी दूर है ये यहाँ से 10 मीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए, जेड, एन, एम, ओ और पी एक परिवार के सदस्य हैं। दो विवाहित जोड़े हैं, एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है। पी ए की बेटी का बेटा है जो बैंकर है। ओ जेड की पोती है जो एक आर्किटेक्ट है। परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं। परिवार में एक शिक्षक है और बैंकर उसका पिता है। एम का पति कौन है? सबसे पहले इसने बोला है कि एन एक क्यूरेटर है, या पर मान लेता हूं ये एन है, ये क्या है, क्यूरेटर है, और ओ का पिता है, ये ओ का पिता है, ओ यहां पर होगा और ये उसका पिता है। ओ के बारे में नहीं बोला, ओ का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है नहीं पता। उसके बाद पी ए की बेटी का बेटा है, यहां पर बनाऊं पी, तो पी ए की बेटी, ए की बेटी हो जाएगी और इसका बेटा है ये पी, जो एक नहीं, पी ए की बेटी का बेटा है जो बैंकर है, जो आया है, जो है, जो से पहले देखो एग्जैक्ट पहले कौन है, ए, तो ए के बारे में बोला है, ए के बारे में क्या बोला है कि ये बैंकर है, तो ए है ये बैंकर। उसके बारे में ओ जेड की पोती है जो एक आर्किटेक्ट है, ओ जेड की पोती है, ओ कहां पर है, ये रहा, तो ओ किसकी पोती है, जेड की, यानी कि जेड यहां पर आएगा, इसकी पोती है, तो ओ क्या है, ये फीमेल है। और जो एक आर्किटेक्ट है, जो से पहले कौन है, जेड है, तो जेड के बारे में बोला है ये एक आर्किटेक्ट है। अब जेड का जेंडर भी हमें नहीं पता, ये फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है, यानी कि ओ की ये दादी भी हो सकती है और दादा भी हो सकता है, दोनों ही केस में ये ओ क्या है, पोती रहेगी। उसके बारे में, और उसके बाद बोला है परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं, तो दो अविवाहित छात्र कौन बच गए, एक तो ओ बच गया, एक पी बच गया, यही अविवाहित है, क्योंकि जेड देखो, जेड तो इसका दादा या दादी है तो अविवाहित तो हो नहीं सकता। ऐसे ही एन, एन तो ओ का पिता है तो अविवाहित कैसे होगा। ऐसे ही फिर ए देखो, ए पी का क्या है, ये दादा है या नाना नानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अविवाहित तो है नहीं, ए एक बच गया यहाँ पर, ये होगा फिर एम। ऐसे ही एम भी अविवाहित नहीं हो सकता क्योंकि इसका ये बेटा है, तो अविवाहित ये दोनों ही, और ये क्या स्टूडेंट है, इसने बोला नहीं परिवार में दो अविवाहित छात्र हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट है। फिर बोला है परिवार में एक शिक्षक है, तो एक ही बच गया एम, ये क्या है, अब टीचर होगा ये। और बैंकर उसका पिता है, बिल्कुल इसका पिता है ये, यानी कि ये मेल है। एम का पति कौन है, अब देखिए एम का पति कौन होगा, ए तो हो नहीं सकता ना पी हो सकता, क्योंकि तो अलग जनरेशन में चले गए, यानी एक तो ए नहीं होगा और एक पी नहीं होगा, ये दोनों तो हट गए। उसके बाद बचा जेड। अब जेड का तो जेंडर हमें पता ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका पति होगा, तो एक ही बच गया एन, और एन का जेंडर भी इसने दे रखा है कि ये मेल है, तो इसका पति हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से यहां से 15वें स्थान पर है, कौन है, ये आशीष है। और सचिन दाएं से 17वें स्थान पर है, दाएं से 17वें स्थान पर है, कौन है, ये सचिन है। यदि वे अपना स्थान बदल ले, यानी कि अब यहां पर आ जाए सचिन और यहां पर आ जाए आशीष, दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली है, तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा, दाएं से, यहां से दाएं से ये 15वें स्थान पर होगा। पहले यहां पर आशीष था, अब यहां पर सचिन है, तो ये था लेफ्ट से 15वें स्थान पर और ये राइट से 15वें स्थान पर। देखिए यहां से जो ये दोनों खड़े हैं सचिन और आशीष, तो ये तो सेम पॉइंट है, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1 क्या होता है, टोटल। तो लेफ्ट से 15वें स्थान पर, राइट से भी 15वें स्थान पर -1 कर देंगे तो आ जाएगा 21 टोटल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सिद्धाचार्य, ये तो -b प्लस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस √D डिवाइड में 2a। अब जो ये d है ना, यही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं। तो d की वैल्यू कितनी है,
डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी ए ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x की पावर 2 माइनस 6x माइनस 3 बराबर 0। तो ऐसे इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा प्लस में। फिर -4a, a की वैल्यू कितनी है 2, फिर c की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। जो बी है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब जो बी है वो डी और सी के बीच में रहेगा। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ए ई और सी के बीच में रहेगा, तभी तो दोनों का पड़ोसी रहेगा ये। अच्छा, एफ डी के दाईं ओर है। जो एफ है वो डी के दाईं ओर है। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कितने व्यक्ति थे, 6, 1 2 3 4 5 6, और सेंटर की तरफ मुंह करके खड़े हैं सभी। तो इनका राइट साइड इस साइड आएगा सभी का। जो डॉट बनाए हैं मैंने, ये इनकी राइट साइड है। बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि किसका राइट किस तरफ है। तो सबसे लास्ट में इसने क्या बोला था कि एफ जो है वो डी के दाईं ओर है। अगर मैं यहाँ पर डी बनाऊं तो इसके दाईं ओर कौन है, ये एफ है। अब यहाँ पर देखो किसमें डी या एफ दे रखा है, तो इसमें डी दे रखा है, यानी कि डी और बी के बीच, डी और सी के बीच में बी है। तो बीच में यहाँ पर आता बी, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता बीच में, तो यहाँ पर ये आएगा बी, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा सी, और सी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा, और इनके बीच में फिर ए आ जाएगा, और एक बचेगा नहीं, एक नहीं बचा, सभी हो गए 6 के 6। अच्छा, अब देखो पूछा क्या गया है, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है। ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, इन दोनों के बीच में कौन है, ई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a + 1 3a और 4a + 2 समांतर श्रेणी में हो, यानी कि एपी में हो, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए एपी का आपको एक रूल पता होना चाहिए। एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। जैसे मैं 3 वैल्यू लिखूं a b c, अगर ये तीनों एपी में है तो जो बीच वाली संख्या होती है वो बाकी दोनों संख्या के सम और उसका हाफ, ये होती बीच वाली संख्या। ये पता होना चाहिए आपको यहाँ से। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो बीच वाली संख्या कौन सी है, 3a। 3a बराबर होगा किसके, बाकी दोनों के सम के। तो इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 1 5a, प्लस 2 और 1 3, और डिवाइड में 2, 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6a बराबर 5a प्लस में 3, 5 इस साइड आएगा तो माइनस में, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि a बराबर 3, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। लड़का वीना से किस तरह संबंधित है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, वीना ने। मान लेते यहाँ पर ये वीना है, वीना ने क्या कहा कि वह मेरे दादा, वीना के दादा, तो वीना का पिता और उसका भी पिता, ये इसका दादा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी किसका पिता हो जाएगा। इकलौते बेटे का बेटा है तो इसका बेटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन है, जिसकी तरफ वीना लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही थी, वो लड़का ही है। पूछा क्या गया है, लड़का वीना से किस तरह संबंधित है। संबंध किसका बताना, लड़के का, किससे, वीना से, तो ये इसका भाई हो जाएगा, इसी की जनरेशन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि शब्द दे रखा हमें बोम्बार्डमेंट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि पहले ए बी सी डी ऐसे आएगा। तो देखते जाओ किसमें ए है इसमें, ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर बी और बी है यहाँ पर 1 2 2 बार बी लिख देंगे। उसके बाद सी इसमें नहीं है, सी डी इसमें है, ये रहा। उसके बाद ई भी है इसमें, एफ नहीं है, जी नहीं, एच आई जे के एल एम है इसमें, ये रहा 1 और 2 बार एम है,
एन है, एन भी है, ओ भी है, पी क्यू आर है, ये रहा, एस नहीं है, टी है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब कितनों का क्रम सेम रहा है, तो यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, सेम नहीं है, लास्ट में ही सेम है, पहले भी टी लास्ट में था, अब भी टी लास्ट में है, तो एक ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष यानी कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। इसकी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, तो मान लेते हैं ये ओ पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इसके डायगोनल को 2 भागों में बराबर बांटेगा, यानी कि यहाँ पर ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ऐसे ही यहाँ पर ओ डी बराबर होगा ओ बी के। तो इसने यहाँ पर हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मान लेते पहला है 1 और 3, दूसरा 2 और 0 है, तीसरा है 5 1, चौथा हमें यहाँ से निकालना है। अब ए सी ये डायगोनल, इस डायगोनल में ए और सी दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। जैसे देखिए ये लाइन है, यहाँ पर तो है ए और ये है सी, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है ओ, ये 1 है, ये 3 है, और ये है 5, ये 1, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी x की वैल्यू x1 प्लस x2 और डिवाइड में 2, तो 1 और 5 6, 6 बटा 2 करेंगे 3, y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2, तो 3 और 1 4, और बटे में 2, तो 4 बटा 2 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। उसके बाद दूसरा डायगोनल बनाते हैं हम, d और ये b, और o की वैल्यू हमने निकाली थी पहले 3 और ये 2, तो मान लेते ये x1 है, ये y1 है, और b की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और 0, तो यहाँ से फिर से मिड पॉइंट लगा के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 प्लस में x2 कितना है, x2 2, और डिवाइड में 2, x की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रखिए अगर हम, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही y किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस में y2 की वैल्यू 0 है और डिवाइड में 2, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 2 4, y1 4, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, इसको कंप्लीट करना। देखिए बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, एल 12 पर और क्यू 17 पर। अब इसमें डिफरेंस देख ली, इसमें 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 17 और 6 23 पर आता है डब्लू आएगा स्टार्टिंग में, यानी कि डी ऑप्शन हट गया, ए भी हट जाएगा। अब वी आता है 22 पर, यू 21 पर, एस 19 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, ये 7 पर। इसमें से 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 पर होता है ए, तो डब्ल्यू ए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो टावर से वस्तु की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम एक टावर ड्रॉ करते हैं, ये टावर है और इसकी हाइट है 150 मीटर। अब यहाँ से और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर ये कोई वस्तु है, तो इसका एंगल कितना दे रखा हमें, ये दे रखा हमें 30 डिग्री। पूछा क्या गया है, टावर से इस वस्तु की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है। मान लेते हैं ये x है। तो जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई थी ज्योमेट्री में, तब आपको 3 रूल बताए थे, यानी 3 फॉर्मूले बताए थे, और बताया था कि उससे हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर सोल्व कर लें। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसको सोल्व करवाता हूँ।
देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, फिक्स है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा फिर 60 डिग्री। अगर 30 के सामने साइड x है तो 60 के सामने कितनी होगी √3x, और 90 के सामने होगी 2a। और दूसरी बात बताई थी, फिर ये 90 डिग्री है, 90 तो रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये आपको दे रखा हो 15 डिग्री और ये दे रखा हो 75 डिग्री, तो 15 के सामने कम होगी साइड और 75 के सामने बड़ी होगी। ये तो पता ही है, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसके सामने साइड भी छोटी होगी। तो 15 के सामने कितना आ जाएगा √3 - 1x, तो 75 के सामने बड़ी यानी कि √3 प्लस में 1x, और 90 के सामने हो जाएगी 2√2x, और तीसरी हो जाएगी ये 90 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। 45 के सामने x है तो इसके सामने भी x होगा, और 90 के सामने कितना हो जाएगा फिर √2x। अब यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए 30 के सामने अगर x है तो ये 60 डिग्री होगा, तो 60 के सामने कितनी होगी, इस x को हटा देता हूँ, तो 60 के सामने वाली साइड ये हो जाएगी √3x। तो x की वैल्यू 150 है तो यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा √3 150 मल्टीप्लाई में, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ये आपको पता है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर ये नहीं पता तो आप इसको फिर ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर सकते हो, यहाँ से tan थीटा से ये सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भिन्न शब्द चुनिए, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, न्यायोचित, पक्षपाती। देखिए सभी में ए बी और सी, इसमें क्या है कि न्याय की बात हो रही है, लेकिन डी में क्या है कि पक्षपात हो रहा है, यानी कि डी अलग हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है, तो दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेते हैं। ये मोहिंदर है, ये 6 दिन लगाता है, और ये राम ये 12 दिन लगाता है। तो तरीका हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12 × 6, और फिर दोनों को ऐड कर दो 12 और 6 18, तो 6 × 18, 3 × 12, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर निकालना चाहो तो एलसीएम निकाल लो 12, फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल लेना, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, वर्क 12, दोनों की एफिशिएंसी 3, सोल्व करेंगे तो 4। अगला क्वेश्चन, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर चलता है ये 10 किलोमीटर, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो वापिस आएगा ये 6 किलोमीटर तक, यहाँ तक आ गया, तो बचे कितनी ये 4। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर चला, तो यहाँ पर है वो अब पूर्व की ओर चलता है 3 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, अब इससे ये किस डायरेक्शन में है, ये यहाँ पर आप डायरेक्शन बना लेना बीच में, ये पूर्व है और ये उत्तर है, और ये कितनी हो जाएगी, ये 3 है ये 4 है, तो आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि f ऑफ x log e x डिवाइड में x - 1, x नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 इसके ऊपर k है, इज कंटिन्यूअस एट x 1, x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर क्या दे रखा है इसने, कंटिन्यूअस है ये, तो कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 1 माइनस बराबर होगा f ऑफ 1 प्लस के, और f ऑफ 1 के बराबर होगा, और f ऑफ 1 x 1 रखने पर वैल्यू कितनी थी k, यानी कि ये k के बराबर है। ये चीज यहाँ से समझ आ गई होगी। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना है, उसके बाद f ऑफ x है, और ये हमें दे रखा है k के बराबर, यानी कि 1 के अलावा हम कोई वैल्यू रखें, तो 1 के अलावा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर है नॉट इक्वल टू 1, 1 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, x बराबर 1, f ऑफ x कितना था log x डिवाइड में x माइनस 1। देखिए x से अगर यहाँ पर मैं 1 रखूं तो ये कितना आ जाएगा 0, ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, तो ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म।
जब 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, log x को जब हम न्यूमरेटर वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये होता है 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का आ जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो ये होगा 1। और जब यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 यानी कि ये 1। और ये f ऑफ x किसके बराबर था, k के बराबर था। f ऑफ x 1 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, ये k के बराबर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड हमें निकालनी किलोमीटर पर हावर में। स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस है 375 मीटर और टाइम है यहाँ पर 30 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना किलोमीटर पर हावर में। कम से ज्यादा पर जाना तो ज्यादा वैल्यू ऊपर और कम नीचे। किलोमीटर पर हावर ये हट जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 तिया 18 और 6 पांजे 30, ये हो जाएगा 25। 25 से कम 25 बचेगा 12 और 25 पांजे 125, 15 तिया 45। तो 45 किलोमीटर पर हावर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन v में लगभग परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई में चेंज इन साइड। साइड यहाँ पर इसने x दे रखी ना, तो डेल्टा x, इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन साइड। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है x क्यूब, क्योंकि साइड का क्यूब होता है तो साइड यहाँ पर x दे रखी। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा x की पावर n, इसका आपको पता ही होगा n x की पावर n-1 ये होता है। तो ये हो जाएगा 3 और x 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में चेंज इन साइड, तो ये है 3%, तो 3/100 और x, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9/100 यानी कि 0.09 x क्यूब। ये मीटर में चल रहा था ना तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में रेन को ये लिखा जाता है और मोर को ये लिखा जाता है। पूछा क्या गया है रिमेन को, तो आर के लिए था 8, पहले आएगा 8। देखो एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में 8 और सोल्व नहीं करना, हमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। यदि उसे 25% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% की हानि होती है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100%, तो 25% की हानि होगी तो 75% में बेचेगा। और ये क्या कह रहा है 720 में बेचा उसने, फिर कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है तो 125% में बेचना होगा, तो रुपए में कितना बेचना होगा वो हमें निकालना है। तो 720/75 ये 1% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 125% की वैल्यू। इससे ये कैंसिल, 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 पंजे 120 और 1 0 1200, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। सर्कल में कोई रेक्टेंगल है और उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होती है r स्क्वायर के। और यहाँ पर हमें दे रखा है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 64। r यहाँ पर होती है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 8, जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो r यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। उसके बाद सर्कल के अंदर थोड़ा रेक्टेंगल, तो एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं।
पहले हम स्क्वायर एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक सर्कल के अंदर फिर एक रेक्टेंगल है, उसका मैक्सिमम एरिया कब होगा? कोई रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है तो उसका मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो रेक्टेंगल क्या हो, स्क्वायर हो। तो यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर हो तभी इसका मैक्सिमम एरिया आ सकता है। तो स्क्वायर है और यहाँ पर मैं अगर इसकी रेडियस बनाऊं तो ये रेडियस होगी सर्कल की, और इस साइड भी ये क्या होगी, रेडियस होगी। और जो ये हमारा स्क्वायर है इसकी साइड मान लेता हूँ एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूँ तो यहाँ पर जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का दुगुना। तो यहाँ से जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में रेडियस यहाँ से थी 8, तो 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256। तो x स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 128। और x स्क्वायर क्या है, यही तो है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड x थी तो x का स्क्वायर। तो 128 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना होगी? तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया तब, कि n1 इसकी पावर 1 डिवाइड t1 बराबर n2 इसकी पावर 1 डिवाइड t2। अब n ये क्या है, ये है कि दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना, वो चीज है ये। तो इसने बोला कि दुगनी हो जाती है, तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और t यहाँ पर टाइम है, तो कितने टाइम में, 4 वर्ष में, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद पूछा गया है वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना होगी? तो n2 कितना है, 8 है, इसकी पावर 1 बाई t2, तो t2 तो हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें बेस बराबर करना पड़ेगा, नहीं 8 को भी 2 की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1/4, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3/t2। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए, यानी 1/4 बराबर 3/t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम हो जाएगा यहाँ से 4 तिये 12, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जब आपको जो टाइम है वो मंथ में भी दे रखा तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला सही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीरीज हमें दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है। तो देखिए के ये आता है 11 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर। तो इनमें से दो माइनस कर रखे हैं, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा सी, तो सी आना चाहिए। तो पहला और दूसरा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर हम नंबर देखें तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो लास्ट में 17 आना चाहिए। 17 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या है? तो 25 तक अभाज्य संख्याएं आप यहाँ पर लिख लो। सबसे पहली हो जाएगी 2, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं और टोटल थी यहाँ पर कितनी, 25 तक, तो 9/25 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 का डिफरेंस, 20 में से 1 गया तो 19, 19 में से 2 गया तो 17, 1 2, तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पर 3, फिर यहाँ से 4 और यहाँ पर 5, तो लास्ट में देखें तो 10 में से 5 माइनस करा, बिल्कुल यही सीरीज बनेगी। तो 17 में से 3 माइनस में करना है तो ये आ जाएगा 14, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन था हमारा ग्रुप नंबर 56 का, वहां पर पता नहीं कैसे स्किप हो गया, तो यहाँ पे इसको सोल्व करवा देते हैं। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा? किसी महीने का 7वां दिन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये है 7वां दिन। 7 तारीख हम मान लेते हैं, 1 3
4 5 6 7। तो 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है। 3 दिन पहले 1 2 3, यानी कि यहाँ पर शुक्रवार है। शुक्रवार से 3 दिन पहले 1 2 3, 3 दिन पहले 7वां दिन, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा शुक्रवार, और ये बृहस्पतिवार, ये बुधवार और ये मंगलवार। 7 को क्या है मंगलवार, फिर 8 को बुधवार, 9 को बृहस्पति और 10 को शुक्रवार। पूछा गया तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। देखिए 7 को मंगलवार है, फिर अगला मंगलवार आएगा 14 को, उससे अगला मंगलवार आएगा फिर 21 को, साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो 21 को अगर मंगलवार है तो 20 को क्या होगा सोमवार, और 19 को क्या होगा रविवार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है। ग्रुप नंबर 56 और 57 दोनों एग्जाम में जितने भी मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे उन सभी को हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।